नमस्कार, मैं हूं अंकुश शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जय हिंद में। देश ने अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले से दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कई तरह के वादे भी किए। मोदी ने देशवासियों को आज़ादी की बधाई दी। मोदी ने कहा 125 करोड़ देशवासी ही टीम इंडिया हैं, यही देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं 15 महीने पहले दिल्ली में अपने जो सरकार बैठाई उस पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कुछ लोग अब तक निराशा की बात करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन आपने जिस सपने के लिए हमें बैठाया उसे पूरा करके एक जुल्म सहता रहूंगा, ये जो नीति थी उसे पूरी तरह से साफ कर दिया। ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही, लेकिन इस पूरे तथ्य को निकाले तो 10 बातें जो खास तौर पर नरेंद्र मोदी के भाषण में निकल के आई वो हम आपको बताते हैं। स्वतंत्र सेनानियों को नमन। भारत के 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंद्रह अगस्त का ये सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र्य पर्व का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है। और ऐसे पावन पर्व पर जिन महापुरुषों के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण सदियों तक भारत की अस्मिता के लिए जूझते रहे, अपने सर कटवाते रहे, जवानी जेल में खपाते रहे, यातनाएं झेलते रहे, लेकिन सपने नहीं छोड़े, संकल्प नहीं छोड़े। ऐसे आजादी के स्वातंत्र सेनानियों को मैं आज कोटि कोटि वंदन करता हूं। देशवासियों ने बढ़ाया देश का मान। पिछले दिनों हमारे देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, अनेक युवकों ने, साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विश्व भर में भारत का माथा ऊंचा करने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अनगिनत वो लोग हैं जिनको मैं आज लाल किले की प्राची से
भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व के सामने भारत की विशालता, भारत की विविधता, इसके गुणगान होते रहते हैं। लेकिन जैसे भारत की अनेक विशेषताएं हैं, भारत में अनेक विविधताएं हैं, भारत की विशालता है, वैसे ही भारत के जन जन में सरलता भी है और भारत के कोने कोने में एकता भी है। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हमारे देश की शक्ति को सदियों से संजोया गया है। हर युग में उसे नया निखार देने का प्रयास हुआ है। समय की आवश्यकता के अनुसार भविष्य के सपनों को साकार करने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ढाला गया है, उन्हें पनपाया गया है और उससे चिर पुरातन परंपराओं के बीच नित्य नूतन संकल्पों के साथ यह देश आज यहां पहुंचा है। हमारी एकता, हमारी सरलता, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, कभी उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। देश टीम इंडिया की तरह आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बन करके लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह ये 125 करोड़ की टीम इंडिया के कारण है और टीम इंडिया के आभारी है। लोकतंत्र में जन भागीदारी ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से हम देश को चलाएंगे तो देश हर पल
125 करोड़ कदम आगे चलता जाएगा। और इसलिए टीम इंडिया के इस रूप में जन भागीदारी को बल दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से MyGov.in हो, चाहे नागरिकों से लगातार आते रहे लाखों पत्र हो, चाहे मन की बात हो, चाहे नागरिकों के साथ संवाद हो, इसी मार्ग से दिनों दिन जन भागीदारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में हर काम में दूर सुदूर गांवों में बैठे हुए लोगों के भी सुझाव हमें मिलते रहे और यही टीम इंडिया की ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात निश्चित है, इस टीम इंडिया का एक ही जनादेश है और वो जनादेश है हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी योजनाएं इस देश के गरीब को काम आनी चाहिए। अगर हम गरीबी से मुक्ति की लड़ाई में बल प्रदान करते हैं, उसे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो देश का कोई गरीब गरीबी में गुजारा करना नहीं चाहता है। वह भी गरीबी से जंग लड़ना चाहता है और इसलिए शासन व्यवस्था की सार्थकता इस बात में है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे संसाधन, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोगी आते हैं। भाइयों बहनों, गत 15 अगस्त को मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे थे। तब मैं नया था और मैंने जो शुरू में देखा था उसको मैंने कोई लाग लपेट के बिना खुले मन से 125 करोड़ देशवासियों के सामने रख दिया था। लेकिन आज एक वर्ष के बाद उसी लाल किले की प्राची से, पवित्र तिरंगे झंडे की साक्षी से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि एक साल में टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी एक नए विश्वास के साथ, नए सामर्थ्य के साथ, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए समय सीमा में सपनों को साकार करने में जुट गए। एक नया विश्वास का माहौल पैदा हुआ था। जन धन योजना का मकसद पूरा हुआ। मैंने गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी घोषणा की। देश में 60 साल बीते, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 60 साल के भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। हमने संकल्प किया कि इस कलंक को मिटाना है और विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बातें होती है, उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को
एक मजबूत धरातल पर अगर लाना है तो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा और बैंक अकाउंट ये उसका एक प्रारंभ बिंदु है। और हमने तय किया था करेंगे, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं। हमने कहा था 26 जनवरी को जब देश फिर एक बार तिरंगे झंडे के सामने खड़ा होगा तब तक समय सीमा में काम पूरा करेंगे। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए और हमने तो कहा था गरीबों को अवसर देना था, इसलिए कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। बैंकों को खोलने की कागज पट्टी का खर्चा होगा तो होने देंगे। आखिर बैंकें है किसके लिए? गरीब के लिए होनी चाहिए। और इसलिए जीरो बैलेंस से हमने अकाउंट खोलने का संकल्प किया था। लेकिन मेरे देश के अमीरों को हमने देखा है और इस बार देश ने गरीबों को भी देखा और गरीबों की अमीरी को देखा है। और मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राची से शत शत नमन करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। क्योंकि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी इन गरीबों ने 20,000 करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा करवाए। अगर ये गरीबों की अमीरी न होती तो कैसे संभव होता? और इसलिए इन गरीबों की अमीरी के बलबूते, गरीबों की अमीरी के बलबूते ये टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास आज प्रकट हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में कहीं पर एक बैंक का ब्रांच खुल जाए या बैंक का नया मकान बन जाए तो इतनी बड़ी चर्चा होती कि वाह बहुत बड़ा काम हो गया, बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी प्रगति हो रही है। क्योंकि 60 साल तक हमने इन्हीं मानदंडों से देश के विकास को नापा है। वो नापने की पट्टी यही रही है कि एक बैंक का ब्रांच खुल जाए, बहुत बड़ा वाहवाही हो जाती है, बहुत बड़ा जय जयकार हो जाता है, सरकार की बल्ले बल्ले बात हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, बैंक खाता खोलना तो बैंक का ब्रांच खोलना मुश्किल काम नहीं है। सरकारी तिजोरी से वो काम हो जाता है। लेकिन 17 करोड़ देशवासियों को बैंक के दरवाजे तक लाना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है, बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, जी जान से जुटना पड़ता है, पल पल हिसाब मांगना पड़ता है। और मैं टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, बैंक के कर्मचारियों का, बैंकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बैंक को गरीबों के सामने ला करके रख दिया। और ये चीज आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। दुनिया में आर्थिक चिंतन धाराओं में एक चिंतन धारा ये भी है
कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमेशा अच्छा नहीं होता है और उसके कारण गरीबी का बोझ व्यवस्थाओं पर पड़ता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। भारत जैसे देश में अगर विकास का पिरामिड हम देखें तो पिरामिड के जो सबसे नीचे की सतह होती है वो सबसे चौड़ी होती है। अगर वो मजबूत हो तो विकास का सारा पिरामिड मजबूत होता है। आज विकास के पिरामिड में हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित वो वहां पर बैठा हुआ है। हमें पिरामिड, विकास की पिरामिड की इस नींव को मजबूत करना है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा अगर वो ताकतवर होगा तो विकास का पिरामिड कभी हिलेगा नहीं। कितने ही झोंके क्यों ना आए उसे कोई संकट नहीं आएगा। और विकास का ये पिरामिड आर्थिक मजबूती पर खड़ा होगा तो उनकी खरीद शक्ति बहुत बढ़ेगी। और जब समाज के आखिरी इंसान की खरीद शक्ति बढ़ती है तो इस इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। वो बहुत तेज गति से देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम उस पर बल दें। अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना ने दिलाया भरोसा। हमने सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया है, गरीबों के भलाई के ऊपर बल दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको सुरक्षा का कवच नहीं है। इंश्योरेंस का लाभ हमारे देश में निम्न मध्यम वर्ग को भी नहीं पहुंचा है। गरीब की बात तो छोड़ो। हमने योजना बनाई, 1 महीने का 1 रुपया, ज्यादा नहीं, 1 महीने का 1 रुपया, 12 महीने का 12 रुपया और आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के हकदार बन जाइए। अगर आपके परिवार में कोई आपत्ति आई तो 2 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाएगा। अर्थतंत्र को कैसे चलाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाए। 1 दिन के 90 पैसे, 1 रुपये से भी कम, साल भर के 330 रुपया आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपयों का बीमा सिर्फ 90 पैसे 2 रोज के हमने किया। भाइयों बहनों, भूतकाल में योजनाएं तो बनती रही है। कौन सरकार होगी जो योजना नहीं बनाती होगी? हर कोई बनाते हैं। कौन सरकार होती है जो घोषणाएं नहीं करती? हर कोई करती है। कौन सरकार होती है जो उद्घाटन के दिए न जलाती हो, फीता न काटती हो? सब कोई करते हैं। लेकिन कसौटी इस बात पे होती है कि हम जिन बातों को करते हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते। हमने एक नए वर्क कल्चर पर दबाव डाला। हमने एक नई कार्य संस्कृति पर दबाव डाला है। और भाइयों बहनों, हमारे देश की कई योजनाएं जो 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, 5 करोड़ 7 करोड़ लोगों से आगे नहीं पहुंच पाती। इस योजना को अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन। 100 दिन में 10 करोड़ नागरिकों ने इसका लाभ लिया है। 10 करोड़ नागरिकों। हमारे देश में ये 10 करोड़ नागरिक मतलब कि 10 करोड़ परिवार है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो 30-35 करोड़ परिवार है
उसमें से 100 दिन के भीतर भीतर 10 करोड़ परिवार इस योजना में शरीक हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की, टीम इंडिया की पिछले 1 साल की जो विशेषता है, टीम इंडिया का जो पराक्रम है, टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी टीम इंडिया, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, समय सीमा में निर्धारित कामों को पूरा करना। हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो सुनाएंगे आपको और क्या कुछ कहा मोदी ने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी के भाषण की। जी हां, कई तरह के वादे उन्होंने आज़ादी के दिन किए। उन्होंने कई तरह की जो योजनाएं सरकार ने चलाई, उन सब के बारे में एक विस्तार पूर्वक बात की। आज़ादी की 69वीं सालगिरह पर मोदी ने देश को दिए सरकार के तोहफे भी गिनाए, सरकार के काम गिनाए, माफ कीजिए, मजबूरियां गिनाई। लेकिन आज़ादी के जश्न का अपना खुमार है। मोदी ने 2022 तक भारत को संपूर्ण विकसित करने का वादा किया है। अब इस वादे में वो कितने सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। देश भ्रष्टाचार मुक्त बन सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बातें होती हैं। आपने देखा होगा, बीमार व्यक्ति भी दूसरे को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसकी टिप्स देने की आदत रखता है। खुद तो अपना संभालता नहीं है, लेकिन हर इंसान को स्वभाव होता है, तुम ऐसा करो ठीक हो जाओगे, तुम वैसा करो ठीक हो जाओगे। ये करप्शन भी ऐसा है, जो इसमें लिप्त हैं वो भी सलाह देता है, जो इसके कारण परेशान है वो भी सलाह देता है, और एक प्रकार से एक दूसरे को सलाह देना यही चला है। भाइयों बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है, और
दीमक ऐसी फैलती जाती है, पहले तो दिखती नहीं है, लेकिन जब बेडरूम तक घुस जाए, कपड़े जहां लगे उस कपबोर्ड तक पहुंच जाए, तब पता चलता है। और जब दिमाग से मुक्ति लेनी है तो हर स्क्वायर मीटर जमीन पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं दवाइयों के। घर में एक जगह पर इंजेक्शन लगाने से काम नहीं बनता है। दिमक को अगर खत्म करना है तो हर स्क्वायर मीटर पे हर महीने इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है, तब जाकर के सालों प्रयास करने के बाद दिमक से मुक्ति मिलती है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दिमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है। कभी कभी मैं अगर ये कहता कि मैं एलपीजी गैस सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया कट करने वाला हूं, तो मैं दावे से कहता हूं हिंदुस्तान में इस सरकार की वाहिवाही के सैकड़ों लेख लिखे गए होते कि ये मोदी बड़ा दम वाला है कि उसने 15,000 करोड़ रुपए की गैस की सब्सिडी को बंद कर दिया। ये आदमी है जो बड़े कठोर निर्णय कर सकता है। और अगर वो नहीं किया तो यार कुछ होता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को निराशा की गर्त में डूबने का शौक होता है। जब तक वो चार लोगों के बीच निराशा की बातें न करें, उनको रात को नींद नहीं आती। ये उनका एक व्यसन होता है। कुछ बीमार लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी के लिए पूछे तो पसंद नहीं आता है, वो चाहते नहीं कि बीमारी का पता चले। और कुछ बीमार ऐसे होते हैं वो इंतजार करते हैं, यार वो आया नहीं, वो पूछने नहीं आया, और फिर उसको घंटे पर वर्णन करते थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं देख रहा हूं कुछ लोग होते हैं जो निराशा ढूंढते रहते हैं, निराशा फैलाते रहते हैं, और जितनी ज्यादा निराशा फैले उतना उनकी ज्यादा गहरी नींद आती है। ऐसे लोगों के लिए न योजनाएं होती हैं, न कार्यकलाप होते हैं, और न ही 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया इनके लिए भी समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन होता कैसे है? एलपीजी की सब्सिडी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाए, जनधन अकाउंट का फायदा लिया, आधार कार्ड का फायदा लिया, और ग्राहकों के खाते में सीधी सब्सिडी पहुंचाई। और इसके कारण जो दलाल थे उनकी दुकान बंद हो गई, जो बिचौलिए थे उनकी दुकान बंद हो गई, जो काला बाजारी थे उनकी दुकान बंद हो गई। सही व्यक्ति को सही लाभ, किसी का 1 रुपया काटा नहीं, बड़ी वाहवाही हो ऐसी घोषणाएं नहीं की, व्यवस्था में सुधार किया। और मैं आज मेरे 125 करोड़ देशवासियों की इंडिया टीम को कहना चाहता हूं, इसके कारण करीब 15,000 करोड़ रुपया, हर साल का 15,000 करोड़ रुपया जो कि गैस सिलेंडर के नाम से चोरी होता था, वो बंद हो गया, भ्रष्टाचार चला गया मेरे देशवासियों। कोयले आवंटन की चर्चा कांग्रेस पर निशाना। भाइयों बहनों, अगर मैं कोयले की चर्चा करूंगा तो कुछ पॉलिटिकल पंडित उसको राजनीति के तराजू से तोलेंगे। ये जगह उस काम के लिए नहीं है। और इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को प्रार्थना करता हूं कि मैं जिस कोयले की चर्चा करने जा रहा हूं उसको राजनीति के तराजू से कृपा करके मत तोलिए। ये राष्ट्र की संकल्प शक्ति का तकाजा है।
जब सीएजी ने कहा कि कोयले पर्ची से कोयले की खदान देने के कारण 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हम भी चुनाव में भाषाओं में बोलते थे, लेकिन मन में कभी रहता था यार इतना तो नहीं होगा, बोलते तो थे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमने समय सीमा के अंदर तय किया कि कोयला हो, स्पेक्ट्रम हो और कोई खनिज हो, अब उसका नीलामी की जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, ये टीम इंडिया का पराक्रम देखिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प देखिए। समय सीमा में कोयले का ऑक्शन हुआ और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आएंगे। काला धन भारत आएगा वापस। काले धन के लिए इतने कम समय में हमने एक के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार बनने के पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एसआईटी बना दी। 3 साल से लटका हुआ काम हमने पहले ही सप्ताह में पूरा कर दिया। वो एसआईटी आज काम कर रही है। मैं G20 समिट में गया, दुनिया के वो देश वहां मौजूद थे जिनकी मदद से काला धन वापस आ सकता है। G20 समिट में भारत के आग्रह पर काले धन के खिलाफ प्रस्ताव किया गया और हर देश दूसरे को मदद करेगा काला धन देशों को वापस पहुंचाने के लिए, इसका संकल्प किया गया। अमेरिका के साथ फटका का कानून हमने नाता जोड़ दिया। हमने विश्व के उन देशों के साथ उस प्रकार की संधियां की है ताकि वो देश अपने पास इस प्रकार का कोई भारतीय नागरिक का धन हो तो उसकी जानकारियां हमें रियल टाइम देता रहेगा। एक के बाद एक कदम उठाते गए। भाइयों बहनों, हमने एक कठोर कानून पारित किया। अब जब कानून पारित हो गया तो हर हफ्ते कोई न कोई हमारी सरकार का संपर्क करता है और कहता है आपकी सरकार ने बड़ा जुल्म किया है, ऐसा कठोर कानून बना दिया। कोई कहता है ऐसा काला कानून बना दिया, इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, कभी कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और जब इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि साइड इफेक्ट झेलने के बावजूद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े और बढ़ेंगे। और इतना तो हो गया है, काला धन वापस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। ये तो फायदा हुआ ही हुआ, कोई माने या ना माने। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों में जब ये समय दिया है कि आप अपना घोषित कर सकते हो, मैं आज कह सकता हूं करीब 6500 करोड़ रुपया अघोषित आय
लोगों ने आकर के घोषित सामने से करना शुरू कर दिया। ये पैसा हिंदुस्तान की तिजोरी में आएगा, भारत के गरीब के काम आएगा। और भाइयों बहनों, आपको मैंने जो विश्वास दिया है उसे पूरा करने के लिए पूरे संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, सीबीआई के द्वारा हमारी सरकार बनने के पहले 1 वर्ष में भ्रष्टाचार के सिर्फ 800 केस हुए थे। 800। भाइयों बहनों, हमने सत्ता में आने के बाद, हम तो नए हैं, अब तक 1800 केस हम दर्ज करा चुके हैं और अफसरों के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की, सरकार के मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे आने से पहले 1 साल में 800 और हमारे के बाद 10 महीने के भीतर भीतर 1800। कृषि मंत्रालय अब किसान विकास मंत्रालय भी। हमने गैस सप्लाई की नई नीति बनाई और उसका परिणाम है कि गोरखपुर हो, बरौली हो, तालचेर हो, सिंदरी हो, ये सारे पूर्व से जुड़े हुए इनके फर्टिलाइजर के कारखानों को पुनर्जीवित करके नौजवानों को रोजगार देना और किसानों को फर्टिलाइजर देना, उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देश में सेना के जवानों के लिए, जवानों के कल्याण के लिए विभाग होता है सरकार में, लेकिन इस देश में जितना महत्व जवान का है उतना ही महत्व किसान का है। 60 साल में हमने क्या किया है? हमने कृषि के आर्थिक पहलू पर बल दिया है। हमारी कृषि अच्छी हो, कृषि का विकास हो, और इसलिए सरकार का मंत्रालय का नाम भी कृषि मंत्रालय रहा। भाइयों बहनों, कृषि मंत्रालय का जितना महत्व है उतना ही महत्वपूर्ण समय की मांग है किसान कल्याण का भी महत्व है। अकेली कृषि विकास, ये बात ग्रामीण जीवन के लिए, कृषि जीवन के लिए अधूरी है। वो पूर्ण तब होगी जब किसान कल्याण को भी जोड़ा जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, अब भारत सरकार का जो मंत्रालय कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, वो कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। और आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी, वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, ताकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगा। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एक काम की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूं। आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में करीब 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। आजादी का सूरज, आजादी का प्रकाश, आजादी के विकास की किरणें 18,500 गांव वंचित है। अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो शायद इन 18,000 गांवों में खंभा पहुंचाते पहुंचाते, बिजली का तार पहुंचाते पहुंचाते 10 साल लग जाएंगे। देश 10 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरकार के मुलाजिमों की मीटिंग ली, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, तो कोई कहता है साहब 2019 तक कर देंगे, कोई कहता है 2022 तक कर देंगे। बोले घने जंगलों में है, फलानी जगह पे है, पहाड़ों में है, बर्फीले प्रदेश में है, कैसे पहुंचे। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है
इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। और मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम इसको करके दिखाएं। और सब राज्यों में ये बाकी नहीं है, कुछ ही राज्यों में ज्यादा बाकी है। वन रैंक वन पेंशन महत्वपूर्ण विषय। मेरा देश चैन से सोता है। 125 करोड़ देशवासी चैन की नींद सोते हैं। उसका कारण हमारे देश के जवान सीमा पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। कोई देश अपनी सेना का मूल्यांकन कम नहीं आंक सकता। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया, उनके लिए भी मेरा देश का हर फौजी, हर जवान, हर सैनिक एक राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की ऊर्जा है। कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई। वन रैंक वन पेंशन ये विषय हर सरकारों के सामने आया है, हर सरकारों के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं, हर सरकारों ने छोटे मोटे वचन भी दिए हैं, वादे भी किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं। मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह दौर तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोजना है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं। और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांततः इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। भारत की आजादी के 75 साल 2022 15 अगस्त को मना करके चुप नहीं होना। आज इसी 15 अगस्त को 2022 15 अगस्त के लिए हमें संकल्प लेना है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव, हर गांव एक सपना तय करे, संकल्प तय करे कि 2022 को हमारे गांव को इस समस्या से हम मुक्त कर देंगे। 125 करोड़ देशवासी अपने जीवन में 2022 भारत की आजादी के 75 साल हम भी एक संकल्प करें, हर नागरिक एक संकल्प करे कि मैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इस काम को करूंगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।